हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 9 का लेसन नंबर 4 जलवायु जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर जलवायु टॉपिक के अंदर हमने मानसून की जो उत्पत्ति है, उसके अलावा मानसून की जो वापसी है, उन टॉपिक के बारे में हमने अध्ययन किया। हमने देखा कि मानसून की वापसी का दूसरा नाम मानसून का व्युत्क्रमण भी है, मानसून का अंत भी है। इन सब के बारे में हमने परिभाषाओं के साथ तथा मानसून की जो वापसी का बारे में हमने डायग्राम के माध्यम से पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया था। साथ में बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर शीत ऋतु से संबंधित कुछ बिंदु के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि शीत ऋतु कब शुरू होती है और शीत ऋतु की जो उत्पत्ति है वो सूर्य किस रेखा पर चमकने के दौरान होती है। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और अधिक आपको इसमें जानकारी प्राप्त करनी है बच्चों, तो पिछला वीडियो देखें। आज हम बच्चों शीत ऋतु के जो पीछे जो शेष बचे जो पॉइंट थे, अब उनके बारे में हम विस्तार के साथ क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला बिंदु है शीत ऋतु का। इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। देखो, इस ऋतु का मतलब शीत ऋतु के अंदर जो पवनें चलती है वो भी कौन सी है, व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें। देखो, हमने वर्षा ऋतु के अंदर देखा था तो व्यापारिक पवनें चलती थी दक्षिण पश्चिम से। कहां से चलती थी, दक्षिण पश्चिम से। इसलिए इसे क्या कहा गया, दक्षिण पश्चिम का मानसून। याद रखना, दक्षिण पश्चिम का मानसून। लेकिन शीत ऋतु के अंदर जब व्यापारिक पवनें होती हैं वो उत्तर व पूर्व दिशा की तरफ से चलती है। किस दिशा से चलती, उत्तर और पूर्व। इस कारण से इस मानसून को क्या कहा गया, उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या कहा गया बच्चों, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो याद रखना बच्चों, वर्षा काल में कौन सा मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और शीत ऋतु के अंदर कौन सा मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून। याद रखना। फिर हम अगले बिंदु को देते हैं। ये इस तरह से समुद्र की ओर चलती है, और जब सर्दियों के अंदर जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है उस समय पवनें इस तरह से किस तरफ चलती है, समुद्र की तरफ। आपको मैं छोटा सा डायग्राम के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि ये इस तरह से समुद्र की तरफ कैसे चलती है, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से समझना एक बहुत ही अच्छी कला मानते हैं बच्चों। याद रखना, क्योंकि इससे अपन को कोई भी चीज बताई जाती है वो तुरंत दिमाग के अंदर बैठ जाती है और उसको हम लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। जैसे ये भारत का दिशा, और उत्तर पूर्वी दिशा कौन सी, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। और इस क्षेत्र के मानसून को क्या कहा गया, उत्तर पूर्वी मानसून। ये पवनें इस तरह चलती है, याद रखना। और जब इस तरह ये पवनें चलती है स्थल की ओर, तो हिमालयी जो बर्फ की जो चोटियां हैं वहां से ये पवनें आती हैं। और यहाँ पर क्या, हिमालय पर्वतमाला ऐसे, तो हिमालय पर्वतमाला के ऊपर बर्फ की चोटियों से आती है। इस पवन में तो क्या आ जाती है, ठंड। और ठंड आ जाने के कारण भारत के अंदर शीतलहर का भी प्रकोप शुरू हो जाता है। किस मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। और आपको मालूम ही, ये जो भाग है वो क्या है, स्थल है, और नीचे वाला भाग क्या है, जल है। तो शीतकाल के अंदर जो पवनें हैं वो स्थल से किस तरफ चलती है, जल की तरफ। स्थल से जल की तरफ। इस कारण से इन पवनों के अंदर आर्द्रता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती है, आर्द्रता। इस कारण से स्थल से समुद्र की तरफ चलने वाली जो पवनें हैं वो वर्षा बहुत ही क्या करती है, कम करती है। क्या करती है, बहुत ही कम। आपने समीर पढ़ी होगी, पवनें, स्थल समीर और स्थल समीर और जलीय समीर, दो प्रकार की समीर होती है। स्थलीय समीर कौन सी होती है, जो पवनें स्थल से जल की तरफ चलती है उसे स्थलीय समीर कहते हैं। जो पवनें जल से स्थल की ओर चलती है, जो पवनें जल से स्थल की ओर चलती हैं उसी को हम जलीय समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, जलीय समीर। और दूसरी जो पवन है वो है
स्थल समीर जो पवनें स्थल से जल की ओर चलती है, जल की ओर चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थलीय समीर। तो ये स्थलीय समीर के रूप में गति करती है। अब हम बच्चों अगले बिंदु को लेते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह होता है। और शीत ऋतु के अंदर उत्तर के जो मैदान है उसके अंदर और भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी प्रवृत्ति देखने को मिलती है? चक्रवाती विक्षोभ की। किसकी? चक्रवाती विक्षोभ। अब चक्रवाती विक्षोभ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि चक्रवाती विक्षोभ कहते किसे हैं और किस तरह ये होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूं चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है याद रखना। तो याद रखना, किसी क्षेत्र पर निम्न दाब पर विकसित होने वाला या विकसित होने वाली वर्ताकार पवनें वर्ताकार पवनें विकसित होती है, उसे क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। हमेशा याद रखना बच्चों, चक्रवात होता है वो किस दाब पर विकसित होता है? निम्न दाब के ऊपर विकसित होता है। जबकि अभी हम जो चक्रवात की बात कर रहे हैं वो है पश्चिमी विक्षोभ वाला। और पश्चिमी जो विक्षोभ है वो जो चक्रवात है वो कौन से सागर में पैदा होता है? भूमध्य सागर में। कहां पर पैदा होता है? भूमध्य सागर में पैदा होता है। और ये भूमध्य सागर से ये जो चक्रवात है भूमध्य सागर से उड़ता है और फिर बाद में अरब सागर से होता हुआ ये भारत की तरफ बढ़ता है। और साथ में जब ये आता है तो भूमध्य सागर से तो बीच विभिन्न प्रकार की खाड़ियां क्षेत्र आती है, उन खाड़ियों से आर्द्रता कर लेता है और फिर भारत के अंदर पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के रूप में क्या करता है? बारिश करता है। साथ में उत्तर के मैदानों में भी क्या करता है बच्चों? पश्चिमी विक्षोभ के रूप में बारिश करता है। ये कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर है उत्तर पश्चिमी के ऊपर उत्पन्न होती है। ये अभी मैंने बताया था, जो ये पश्चिमी विक्षोभ की जो प्रवृत्ति है वो कौन से सागर में पैदा होती है? भूमध्य सागर। और ये बाद में कौन से क्षेत्र में प्रवृत्ति शुरू होती है? उत्तर पश्चिम के अंदर। भूमध्य सागर है वो भारत के किस साइड में? उत्तर पश्चिम में, वहां से उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ ये भारत में प्रवेश करती है और फिर बाद में पश्चिमी पवनों के साथ ये काम करती है? भारत के अंदर प्रवेश करती है। याद रखना बच्चों, पश्चिमी विक्षोभ कहां पर पैदा होता है? भूमध्य सागर के अंदर। या ये पॉइंट बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखते हैं बिंदु, शीत ऋतु में वर्षा जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। और शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? महावट। याद रखना बच्चों, जो महावट है वो भारत के अंदर रबी की फसल के लिए, कौन सी फसल के लिए? रबी की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। रबी की फसल के लिए अमृत के समान मानी जाती है। कौन सी वर्षा? पश्चिमी विक्षोभ या महावट वाली वर्षा, ये अमृत के समान है। और आपको पता ही है रबी की जो फसल होती है, जौ है, चना है, सरसों है, गेहूं है, ये सब क्या है? जीरा है, ये सब क्या है बच्चों? रबी की फसल, जिनके लिए वरदान साबित होती है। महावट रबी की फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपने बच्चों शीत ऋतु के जो कल का जो बिंदु था उसमें बचे हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में पढ़ा। आपने देखा कि शीत ऋतु के अंदर जो महावट होती है वो रबी की फसल के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है और इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, और भारत के अंदर ये पश्चिम विक्षोभ कौन कौन से क्षेत्रों में विकसित होता है। अब हम लेते हैं बच्चों ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आपको पता ही है कब शुरू होती है। आपको ग्रीष्म ऋतु की जो शुरुआत है बच्चों, वैसे तो आपको मालूम ही है, मार्च से शुरू हो जाती है और फिर जून तक रहती है। कब तक रहती है? जून तक रहती है। तो आपने देखा था कि ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च से होती है और जून तक चलती है। कब तक चलती है? जून तक चलती है।
और उसी ग्रीष्म ऋतु के अंदर सबसे जो गर्म महीना है, गर्म महीना, वो है अपना अप्रैल माह। अपना कौन सा? अप्रैल माह ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म महीना। अब आप यदि पूछ लिया जाए कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा तापमान कहां पर पाया जाता है, तो सीधा उत्तर याद रखना बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप के, महाद्वीप तो कौन सा हो गया? अफ्रीका, उस महाद्वीप में पाया जाता है। यदि देश की बात करें तो याद रखना बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा? लीबिया। और यदि क्षेत्र का नाम याद करना है तो अल अजीजिया, अल अजीजिया जो नामक क्षेत्र है, वहां पर विश्व का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। कितना सेंटीग्रेड? 58 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग दर्ज किया गया, याद रखना बच्चों। और विश्व का जो औसत तापमान है, विश्व का औसत तापमान है, तापमान बच्चों लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। विश्व का औसत तापमान कितना डिग्री है बच्चों? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि भारत के अंदर पूछा जाए या एशिया के अंदर पूछा जाए, पहले एशिया का सबसे, एशिया का सबसे ज्यादा तापमान वाला देश कौन सा है? तो याद रखना पाकिस्तान। देश कौन सा है? पाकिस्तान। स्थान कौन सा है? जेकोबाबाद है। ये एशिया का सबसे ज्यादा तापमान दर्ज यहां पर ही किया जाता है। फिर बाद में यदि हम भारत की बात करें, भारत के अंदर सबसे ज्यादा तापमान कहां पर है, कितना पाया जाता है, उसको देखते हैं। तो भारत का औसत, भारत का सबसे ज्यादा तापमान कि कहां का है? राजस्थान में दर्ज होता है। सबसे ज्यादा तापमान कहां दर्ज होता है? राजस्थान के अंदर होता है। और राजस्थान में सबसे अधिक तापमान वाला जिला, राजस्थान में सबसे अधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू। ये सबसे कम तापमान वाला ही है बच्चों, और सबसे ज्यादा तापमान वाला भी है, याद रखना। और आपसे पूछ लें कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा तापमान दर्ज करता है, तो वो है हमारा गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर जो जिला है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा तापमान को निर्धारण करता है। और क्यों करता है? उसका कारण है वहां की महाद्वीपता का गुण। लेकिन सबसे ज्यादा तापमान कहां पाया जाता है? चूरू में, क्योंकि गंगानगर के अंदर सूर्य की किरणें तिरछी होने के बावजूद भी वह दैनिक तापमान क्या हो रहता है? ऊंचा बन जाता है, काफी हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं ग्रीष्म ऋतु को। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रवाहित होता है, जब सूर्य कौन से गोलार्ध के अंदर प्रवाहित होता है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध के अंदर जब प्रवाहित होता है, उस समय धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध के अंदर तापमान बढ़ने लगता है। ये जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भूमध्य रेखा है, ठीक है बच्चों, ये हमारी कर्क रेखा है, याद रखना। और ये हमारी मकर रेखा है। आप उनको विस्तार से हमने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, उसको देखें। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ प्रवाहित होता है, और भूमध्य रेखा पर कब होता है? ये मार्च में। कब होता है? मार्च, 21 मार्च को होता है, ठीक है, या कई पर 22 मार्च पे आता है, ठीक है।
तो 21 मार्च से ये धीरे 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 जैसे जैसे कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है और 21 जून को कहां पर चला जाता है, कर्क रेखा के ऊपर। और जैसे ही मार्स भूमध्य रेखा से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध के अंदर गर्मी की ऋतु प्रताड़ित या बहुत ही तेज होने लग जाती है। तो याद रखना, सूर्य के उत्तरायण की गति करने के साथ ही उत्तरी गोलार्ध के अंदर ग्रीष्म ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। एक शब्द आया भूमंडलीय ताप या तापन। अब भूमंडलीय तापन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि होता क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि होना भूमंडलीय तापन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, भूमंडलीय तापन या तापन कहलाता है। याद हो जाएगा बच्चों, बहुत सिंपल परिभाषा है। भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान की वृद्धि होना भूमंडलीय तापन कहलाता है। अब अगला बिंदु लेते हैं हम। मार्च से मई तक की भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है और मार्च से मई तक क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। क्यों होती है, क्योंकि मध्य जून के करीबन वर्षा ऋतु का शुभारंभ शुरू होने लग जाता है, इसलिए लगभग मार्च से मई तक इसको मानी गई है। फिर मार्च के दक्कन पठार का उच्चतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखना बच्चों, जब मार्च के महीना होता है उस समय दक्कन के पठार का औसत तापमान कितना होता है, लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अपन अगला बिंदु लेते हैं। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है और देश ग्रीष्म काल के दौरान उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी भाग में तापमान बढ़ता है, जबकि बच्चों दक्षिणी गोलार्ध के अंदर तापमान घटता है। तो याद रखना, जब भारत के अंदर गर्मी होती है उस समय दक्षिणी गोलार्ध के जो महाद्वीप के जो देश हैं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप के जो देश हैं वहां पर शीत ऋतु होती है। याद रखना, उत्तरी गोलार्ध के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होती है और दक्षिणी गोलार्ध के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में ऋतु देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, वो वायु दाब में कमी आती रहती है और वहां पर देखते हैं वायु दाब में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल के तापमान की वृद्धि होती है तथा वायु दाब में क्या होती है, कमी। आपको खुद को मालूम ही है, जहां तापमान अधिक होगा वहां दाब क्या होगा, निम्न होगा। याद रखना बच्चों, जहां तापमान अधिक होगा वह दाब निम्न होगा, जहां दाब निम्न होगा वह तापमान अधिक होगा, ऐसे अपन याद रखना। फिर जहां तापमान कम होगा वह दाब क्या होगा, अधिक होगा। याद रखना, और दाब और तापमान में विपरीत संबंध देखने को मिलते हैं। जब तापमान अधिक तो दाब कम, जब दाब कम तो तापमान अधिक, इस तरह विपरीत संबंध देखने को मिलता रहता है। फिर अपन देखते हैं अगले बिंदु को। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर के पठार तक एक कम दाब का लगभग क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और मई के अंत में देखते हैं तो उत्तर पश्चिमी जो थार का रेगिस्तान है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के पूर्व और दक्षिण पूर्व में जो पटना क्षेत्र है, कौन सा है, पूर्व और दक्षिण पूर्व में जो पटना क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार है, वहां पर कौन सा दाब विकसित हो जाता है, कम दाब विकसित हो जाता है या निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। याद रखना, पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर आरंभ हो जाता है और पवन का जो परिसंचरण, जैसे ये बीच में निम्न दाब है और फिर इसके चारों तरफ ये पवनें विकसित होती रहती है। इस कारण से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अंदर की तरफ ये पवनें आती रहती है। याद रखना, चक्रवात होता है उसी में यही होता है कि बीच में निम्न दाब हो जाता है और चारों तरफ क्या होता है, उच्च दाब। इस कारण से उच्च दाब की जो पवनें हैं वो अंदर की तरफ निम्न दाब की तरफ आती हैं वर्ताकार रूप से और फिर धीरे धीरे ऊपर ऊर्ध्वाधर गति करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने लगती है। उसी को हम चक्रवात के रूप में भी देखते हैं। तो याद रखना, परिसंचरण हमेशा किस रूप में होता है, निम्न गर्त के अंदर ही होता है। अब हम बच्चों
इसी ग्रीष्म ऋतु का अगला बिंदु लेते हैं। लू ग्रीष्मकालीन पवने हैं, ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवने होते हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। याद रखना बच्चों, लू है वो ग्रीष्मकालीन पवने। याद रखना गर्मियों के महीनों के अंदर मार्च से मई के महीने, मार्च से मई के बीच लगभग 15 मार्च से 15 मई के करीबन देखा जाए तो ये लुएं चलती है। और गर्म कैसे, जो लुएं होती है वो कैसे होती है, गर्म होती है, और वो कैसे होती है, शुष्क होती है। और जब ये पश्चिमी भारत के अंदर चलती हैं तो थोड़ी बहुत ठंडी राहत भी पहुंचाती है और साथ में गर्म हवाओं के कारण विभिन्न प्रकार झुलसाने वाले तापमान को भी बढ़ा देती है। बच्चों याद रखना कि जब लुएं चलती हैं तेज गति से तो उसके साथ रेत उड़ती है, इसलिए इसे धूल भरी आंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूल भरी आंधी। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में एक पवन चलती है, उसका नाम है चिनूक। क्या चलती है, चिनूक। वो इसी प्रकार की गर्म हवा है। क्या है, इसी प्रकार की गर्म हवा है, शुष्क हवा है, जो उत्तरी अमेरिका के अंदर जो एंडीज पर्वतमाला है, कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला के अंदर ये चलती या आसपास के क्षेत्रों में चलती है और इसके कारण उसके क्षेत्रों में तापमान को क्या करती है बच्चों, बढ़ा देती है। कभी कभी देर शाम तक चलती और लू कभी कभी तो दिन को भी चलती है और कभी कभी ऐसा होता है रात के 11 बजे तक 12 बजे तक तेज गर्म हवाएं लू के समान चलती रहती हैं। आगे देखें, उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्य धूल भरी आंधी आती है। और उत्तरी भारत में देखते हैं तो कौन से महीने में, मई महीने के दौरान क्या आती है, धूल भरी आंधियां चलती है। तो याद रखना मार्च से शुरू हो जाती है और मई महीने तक चलती है। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंच जाती है। और ये जो अपन की जो आंधियां होती हैं वो क्या होती है, अस्थायी रूप से क्या होती है, आराम पहुंचाती है। क्या, थोड़े बहुत हमें ठंडक का एहसास दिलाती है क्योंकि तापमान को कम कर देती है। और इस लू भरी आंधी आ जाने से तापमान थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि हवाएं कम चलती है तो तापमान बढ़ा देती है और हवाएं थोड़ी तेज चलती है तो तापमान को क्या कर देती है बच्चों, कम कर देती है। तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा भी करती है। और साथ में अपने साथ ठंडी समीर भी लेती आती हैं और हल्की सी क्या करती हैं, बारिश भी करती है। तो याद रखना लू हमारे बहुत ही फायदेमंद है गर्मियों के मौसम में, क्यों तो एक तो तापमान कम करती है, साथ में कभी कभी हल्की सी क्या करती है, वर्षा भी करती है। ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी तीव्र हवाएं के साथ गर्ज वाली मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि लू चलने के बाद शाम के समय बादल बन जाते हैं और तेजी के साथ क्या होती है, गर्जना के साथ वर्षा होती है। आपने पढ़ा भी होगा, वर्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, एक मूसलाधार वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा और एक चक्रवातीय वर्षा। मूसलाधार वर्षा को हम सौन्य धारा या सौन्य वर्षा भी कहा जाता है। और मूसलाधार वर्षा की बात करें बच्चों तो एक ऐसी बारिश होती है जिसमें बादल की गर्जना और तेजी के साथ जल आसमान से नीचे की तरफ गिरता है और कुछ ही पल के अंदर पूरी जो धरातल सूखा पड़ा हो वहां पर पानी पानी कर देता है। और उस समय आप देखते हो तो मिट्टी का कटाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ही प्राय हिमवृष्टि भी होती है। और इसके साथ में क्या होती है, हिमवृष्टि। कभी कभी क्या होते हैं, ओले भी गिरते हैं, बर्फ के टुकड़े भी साथ गिरते हैं। तो याद रखना बच्चों, बारिश के साथ जब ओले गिरते हैं तो उसे को कर्कापात वर्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्कापात वर्षा। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में से काल बैसाख के महीनों में आपको मालूम ही है पश्चिम बंगाल के अंदर धान की फसल पककर तैयार होती है। किसकी फसल तैयार होती है, धान की फसल पककर तैयार होती है। उसी समय ये वर्षा हो जाती है जिसके कारण धान की जो फसल होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए से क्या कहा गया, काल बैसाखी। बैसाख के महीनों के अंदर होने के कारण से काल बैसाखी कहा गया। और एक बात आपको याद होगी, पंजाब का जो पवित्र त्योहार है काल बैसाखी, वो भी सिखों का एक त्योहार भी है। याद रखना पंजाब के अंदर काल बैसाखी एक त्योहार भी है जो सिखों का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है, जिसके अंदर
वो लोहड़ी के रूप में उत्सव मनाते हैं। काल वैसाखी सिखों के पवित्र त्योहारों में से एक माना गया है। फिर अपन देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में देखते हैं तो कर्नाटक और केरल के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है। और जब कर्नाटक और केरल में जब इनकी वर्षा होती है तो वहाँ के जो आम होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, और जल्दी आम पक जाने के कारण इस वर्षा को क्या कहा गया, आम्र वर्षा। क्या कहा गया, आम्र वर्षा। याद रखो, इसके कारण इस आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। वर्षा के जो वितरण होगा बच्चों, उसमें हम अक्षांशीय आधार पर देखेंगे कि वर्षा का वितरण कैसा रहा है। आपको खुद को मालूम ही है, अक्षांशीय वितरण के आधार पर देखा जाए तो अपन के भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। दिन का तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है। इस कारण से शाम के लगभग 3 से 4 बजे के करीबन रोजाना व गर्जना के साथ क्या होती है, बारिश होती है। क्या होती है, गर्जना के साथ बारिश होती है। फिर हम बच्चों यदि भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते हैं या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं, वर्षा के जो वितरण की जो मात्रा है वो भी क्या होती है, प्रभावित होती रहती है। क्योंकि प्रति अक्षांश देखते हैं तो वर्षा की मात्रा में परिवर्तन आता है। धुरी के ऊपर देखते हैं तो वहां पर वर्षा जल के बूंदों के रूप में ना होकर हिम के तुल्यों के रूप में वर्षा देखने को मिलती है। क्या मिलती है, हिम के तुल्यों। ये जो प्रवृत्ति है वो दोनों ध्रुवों पर होती है। आपने देखा उत्तरी ध्रुव का मतलब आर्कटिक महासागर, जो आप पूर्ण रूप से जल से ना भरा हुआ होकर बल्कि किससे भरा हुआ है बच्चों, बर्फ से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, बर्फ से। और दक्षिणी ध्रुव की तरफ देखते हैं तो अंटार्कटिका है, जो पूर्ण रूप से वो भी क्या है, जलविहीन क्षेत्र है, जो बर्फ से ढका हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि जो वर्षा का जो वितरण है अक्षांशीय आधार पर भी समान नहीं है। फिर हम देशों के आधार पर देखें तो एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव पड़ता है उन पर। एल नीनो और ला नीनो के प्रभाव के कारण बच्चों वहां पर वर्षा के वितरण में क्या आ जाता है, प्रभावित। यदि भारत के अंदर या दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर एल नीनो का प्रभाव होता है तो वर्षा अच्छी होती है, और ला नीनो का प्रभाव होता है तो वर्षा कम देखने को मिलती रहती है। तो आपने देखा बच्चों एल नीनो और ला नीनो भी है वर्षा के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आपने देखा बच्चों उच्चावची स्थिति होती है वो भी क्या होती है, या फिर वनस्पति होती है वो भी मानसूनी वर्षा या वर्षा को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। तो आपने बच्चों देखा कि वर्षा की जो वितरण है उनको प्रभावित करने वाले बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। और आपको मैं तो आपको खुद को मालूम हो गया होगा जलवायु से क्या क्या फायदे होते हैं, और आप अपने आम जीवन के अंदर इस प्रकार के फायदे देखते हैं। थैंक यू।